Hello guys, this is Ashutosh again welcoming you all in this new lecture of mechanics। तो अभी तक हम वर्क एनर्जी एंड पावर पर 4 लेक्चर ले चुके हैं। वर्क एनर्जी एंड पावर पर 4 लेक्चर ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। तो इससे पहले मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये वाला जो हमारी यूनिट है ये भी कवर करा चुका हूँ, ठीक है। और सारी चीज़ें कहाँ पर मिल जाएंगी आपको, अगेन फिजिकल मैकेनिक्स का जो आपका चैनल है उस पर प्लेलिस्ट बनी होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप IIT जैम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको फ्री कंटेंट मिले, और ऐसा नहीं कि फ्री कंटेंट फ्री जैसा ही मिल जाए, मतलब कि सस्ती क्वालिटी का कंटेंट मिल जाए। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया क्वालिटी का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए तो आप फॉलो कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को हैं। और अगर आप जानते हैं किसी नीडी एस्पिरेंट को जिसको ज़रूरत है ऐसे चैनल्स की, तो प्लीज़ शेयर करिए उसके साथ। तो इस वीडियो में हम जो ऑलरेडी चार वीडियो हम लोग कर चुके हैं इसके ऊपर, तो ये 5वां वीडियो जो आपका आ रहा है, 5th वीडियो, ये आपके IIT जैम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम करने जा रहे हैं कोलिजन्स। इसमें जैसे कि मैं बात करता रहता हूँ कि टूल्स की ज़रूरत पड़ती है आपको मैकेनिक्स में आपको क्या की ज़रूरत है, टूल्स की। जो टूल्स हम लोग ये 4 वीडियो के अंदर बहुत सारे टूल्स सीख चुके हैं जो आगे आपको काम आने वाले हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो, और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ना, माइन्यूट कॉन्सेप्ट जो हम सीख चुके हैं वो एक प्रकार से टूल्स की तरह काम करेंगे। और कोलिजन में ये टूल्स लगेंगे आपके, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का भी टूल लगेगा। तो प्लीज़ ये वाला वीडियो देख के अच्छे से देखें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके IIT जैम में। साथ ही साथ हम इस वीडियो के अंदर IIT जैम में आए हुए क्वेश्चंस को भी एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगेन चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये अपना आज का टॉपिक है कोलिजन्स के लिए, ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ये हमारा फिजिक्स का टाइम टेबल जो चल रहा है इस समय, जुलाई मंथ के लिए हमारे 3 कोर्सेज हैं, मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। ओनली 3 मंथ्स के अंदर, 3 मंथ के अंदर आपका पूरा का पूरा IIT जैम का सिलेबस कवर किया जा रहा है। IIT जैम का सिलेबस पूरा का पूरा कवर किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर, ठीक है। और अगेन केमिस्ट्री के लिए ये है, ये हमारे टॉपिक्स हैं। अगर कोई केमिस्ट्री के वॉचर्स हैं यहाँ पर तो प्लीज़ ये चैनल मतलब इस चैनल में ही आपको इनकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो जुलाई के लिए हमारे टॉपिक्स ये चल रहे हैं केमिस्ट्री के लिए, तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए देखो पिछले पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बोले थे कि एक बहुत अच्छे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो पहले मैं वो करवाना चाहूँगा। अगर मैं वो क्वेश्चंस नहीं करवाऊँगा तो मुझे खुद पर्सनली बुरा लगेगा आपके लिए, क्योंकि बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा हायर कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बहुत बहुत अच्छी ट्रिक्स लगेंगी इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब कि कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन है, ये कहाँ का क्वेश्चन है, JEE एडवांस का क्वेश्चन है, JEE एडवांस का, ठीक है। कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ये देखिए, ये आपको 2 मासेस दिए हैं, एक मास m और एक मास 2m। ये जुड़े हुए हैं एक स्प्रिंग से। किससे जुड़े हैं, स्प्रिंग से जुड़े हैं। ये हाइट h पे, ये मास, ये दोनों मासेस हैं, और इसकी इसकी हाइट के मुकाबले ये जो लेंथ है स्प्रिंग की ये नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपको लेके चलना है, ये भी हाइट h पे और ये भी हाइट h पे ही है माना जाए, मतलब मास m और मास 2m दोनों ऑलमोस्ट हाइट h पे ही मतलब क्या आप एजम्पशन लेने की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ। ये मान के चलो 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर, और ये 1 मीटर है, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ये 999 मीटर की डिस्टेंस पे होगा और 1000 की, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसलिए ऑलमोस्ट क्या लेना आपको, सेम लेके चलना है, ठीक है। हाइट क्या लेनी है, सेम लेनी है। इतनी बात समझ में आ गई क्या एजम्पशन ले रहा है क्वेश्चन के अंदर। चलो अब क्वेश्चन लिखो क्या है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये दोनों मासेस हैं, अगर इनको फ्रीली फॉल कराया गया, ठीक है, अगर फ्रीली फॉल यहाँ पे इसको ऊपर से छोड़ दिया गया, देन
find the value of h for which 2m just manages to rise from the ground after collision. And given it is given that the collision between mass 2m and ground is inelastic. ठीक है, देखो इनलास्टिक इलास्टिक कोलिजन के बारे में तो हम पढ़ेंगे, इसमें इस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा काम नहीं है उसका, मतलब एक ज़रूरी चीज़ है ये भी, लेकिन इसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा कुछ काम आने वाला है नहीं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन अगर समझ में आए तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये वाला, जेई एडवांस 2014 आई गेस 2014 का है शायद, 2014 या 17 का है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। किया सॉल्व? बना? देखो क्या बताना है आपको, हाइट h से अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये दोनों जो मासेस है इनको फ्रीली फॉल कराया गया तो ये नीचे गिरेंगे। ठीक है, ये नीचे गिरने वाले हैं, यहाँ मैं करता हूँ सॉल्व। ठीक है, ऐसा कुछ फ्रीली फॉल कराया गया इनको वहाँ से। ठीक है, मासेस को क्या किया गया, फ्रीली फॉल कराया गया। तो एक तो इरेजर बार बार चली जाती है। ठीक है, ये मास m था और ये अपना था मास 2m। ठीक है, जैसे ये ग्राउंड से हिट करेंगे तो क्या होगा, इन बोल रहा है कि मास 2m और ग्राउंड इन दोनों के बीच में जो कोलिजन है वो इनइलास्टिक कोलिजन है। इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब जानते हो क्या होता है? इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि ये ऑब्जेक्ट ये कोलाइड करने के बाद 2m और ग्राउंड दोनों चिपके रह जाएंगे, मतलब कि रिबाउंड नहीं करेगा ये 2m अपनी तरफ से कोई रिबाउंड नहीं कराएगा। ठीक है, 2m को कोई ना कोई, जैसे मान चलो मैं मिट्टी है, एक मिट्टी गीली मिट्टी कंसीडर कर लो, क्या है, गीली मिट्टी। गीली मिट्टी में मैंने क्या फेंका, एक शार्पनर फेंक दिया। ठीक है, बहुत ही गीली मिट्टी है तो तुमने देखोगे कि शार्पनर नीचे गिरने के बाद उछलेगा नहीं, दोबारा उछलेगा नहीं। ठीक है, शार्पनर रिबाउंड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, इनके बीच में एक इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? बस यही कॉन्सेप्ट इलास्टिक कोलिजन का है, यहाँ पे कंसीडर करके चलना है। ठीक है, तो अब ये उठेगा नहीं, तो इसको 2m तो उठ नहीं रहा है, 2m खुद से उठ नहीं रहा है, तो उसको कौन उठाएगा, मास m उठाएगा। मास m कैसे उठाएगा, देखो अब ऐसे उठाएगा कोलिजन हो गया, इनके बीच में क्या हो गया, कोलिजन हो गया। अब ये मास m नीचे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। ठीक है, ये मास m नीचे गिर रहा है, तो देखो ये तो रुक गया ग्राउंड के कारण, लेकिन इसमें क्या लगेगा, इसमें तो स्प्रिंग है, ये नीचे की तरफ और गिरना चाहेगा, तो ये क्या होगा, कंप्रेस होगा। अब क्या होगा, कंप्रेस होगा। ठीक है, कंप्रेस होने के बाद एक लिमिट यहाँ तक, मान चलो यहाँ तक कितना कंप्रेस हो गया, एक लिमिट तक कंप्रेस हुआ। अब इसके बाद क्या करेगा, ये वापस से एक्सपांड करना चालू होगा, एक्सटेंड होगा। ठीक है, ये वापस से रिबाउंड होगा ना, क्यों, स्प्रिंग फोर्स के कारण। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स नीचे दबा रहा है, स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा kx। ठीक है, तो ये इसको वापस से पीछे की तरफ फेंकेगा, तो ये एक तो अपनी नॉर्मल हाइट तक जाएगा, m नॉर्मल हाइट तक गया, फिर से मान ली चलो यहाँ तक कंप्रेस हो गया था, फिर ये क्या किया, नॉर्मल हाइट तक गया, वापस से यहाँ से लेके वापस यहाँ तक गया। उसके बाद क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, उसके कारण वो थोड़ा और ऊपर तक जाएगा, तो एक्सटेंड होके मान ली चलो थोड़ा और ऊपर तक गया। ठीक है, अब स्प्रिंग क्या कर दी, थोड़ा और एक्सपेंड हो गई और एक्सटेंड हो गई उसकी नॉर्मल पोजीशन से। देखो यहाँ था, ऐसे ऐसा कुछ था, इसकी कुछ वेलोसिटी से आ रहा होगा, फिर ये नीचे तक गया, कंप्रेस हुई स्प्रिंग, फिर वापस से रिगेन हुई, यहाँ तक रिगेन किया, और फिर उसके आगे थोड़ा सा और ऊपर की तरफ बढ़ा। ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा
तो इस पॉइंट पे मान के चलो अपन को क्या क्या निकालना है कि ये 2m मास जस्ट ऊपर की तरफ उठ गया है, जस्ट उठा है, ठीक है, जस्ट उठा वाली कंडीशन की बात कर रहा है। देखो जस्ट मैनेजेस टू राइज फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, जस्ट उठ रहा है, तो उस पॉइंट पे ये कितनी हाइट से फेंके कि ऐसा हो जाए कि हमारा ये 2m मास उठ जाए। ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा? क्वेश्चन समझ में आया तो चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और बेटर है कि अपने से खुद से पढ़ के क्वेश्चन समझने की कोशिश किया करो, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन नहीं समझाया। अगर आप पहले क्वेश्चन खुद से समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए ये वाली कंडीशन थी हमारी, मानी चलो मास m था, ये मास मेरा 2m था, ठीक है, ये थी मेरी। अब देखो ये मास m कहाँ से आ रहा है, हाइट h से आ रहा है ना, हाइट h से फ्री फॉल कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हुई फ्री फॉल की, √2gh हो गई। हाइट h से फ्री फॉल कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ क्या होगी, √2gh होगी, ठीक है। इतनी बात तो सबको पता है, ये बात अपन ने नॉर्मल काइनेमेटिक्स का है ना कॉन्सेप्ट, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये मास m जब नीचे की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, कंप्रेस होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, कंप्रेस होगा और वापस से जैसे यहाँ तक कंप्रेस हुआ, अब ये तो स्प्रिंग फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स है ना, यहाँ पे पॉइंट मानिए चलो यहाँ तक कंप्रेस होके फिर वापस से ये रिगेन किया, तो जितना जितना रिगेन करेगा वो यहाँ पे वापस से कितनी वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, √2gh हो जाएगी ऊपर की तरफ जाते वक्त। क्यों हो जाएगी ऐसा, क्योंकि देखो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होगा, जितनी एनर्जी स्टोर करेगा स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जितनी चेंज हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ तक, और पोटेंशियल एनर्जी वापस से चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी में, कोई भी लॉस तो होगा नहीं एनर्जी में, इसलिए √2h वेलोसिटी से नीचे आएगा √2gh से, तो वापस भी √2gh से ऊपर जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत तो नहीं इसमें, इतना समझ में आ गया ना। चलो तो वापस क्या उठ रहा है, √2gh से उठ रहा है, ठीक है, √2gh से उठ रहा है, ये पॉइंट क्या है मेरा ए कंसीडर कर लो, ये वाली कंडीशन कंसीडर कर लो ए। अब देखो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये मास m उसको लिफ्ट करना चालू कर देगा, जस्ट लिफ्ट करना चालू कर देगा यहाँ पे, ठीक है, लिफ्ट करना चालू कर देगा। अब यहाँ ये मेरी क्या थी, मीन पोजीशन थी, क्या थी, मीन पोजीशन थी स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग के लिए मीन पोजीशन थी, तो इसको मैं क्या कंसीडर कर लेता हूँ, जीरो पोटेंशियल लाइन, ठीक है, इसको क्या कंसीडर कर लेता हूँ, जीरो पोटेंशियल लाइन। मैंने बताया था ना जीरो पोटेंशियल लाइन अपन कहीं पे भी कंसीडर कर लेते हैं, उसके हिसाब से अपन हाइट के हिसाब से स्प्रिंग की एक्सटेंशन के हिसाब से अपन पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, इसके नीचे क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। ये कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होती है, ये बात मैंने बताई थी आपको। तो देखो ये मीन पोजीशन थी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, मास m की √2gh, ठीक है, इसके पास तो कोई वेलोसिटी थी नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, मान चलो यहाँ तक जाके ये रुक जाता है, ठीक है, यहाँ तक जाके ये रुक जाएगा। अगर ये रुक जाएगा तो इस पे अब इसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी, एक तो mgh होगी, मतलब mgx होगी, मान चलो ये डिस्टेंस मेरी कितनी है, एक्सटेंशन कितना हुआ mgx हो गया, ठीक है, mgx एक्सटेंशन हो गया, तो मतलब इसकी x एक्सटेंशन हो गया यहाँ पे, तो mgx की क्या हो गई पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और एक और पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/2kx², ठीक है, ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएंगी, और काइनेटिक एनर्जी इस मास के पास कुछ नहीं होगी, ठीक है। ये कौन सा केस कंसीडर कर लो, बी, ठीक है। अब क्या करो, वही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या फोर्स, कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, ओनली ऑन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो है, कोई फ्रिक्शन लग रहा है क्या, कुछ नहीं लग रहा है, केवल ग्रेविटेशन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, दो दो फोर्सेस का खेल है यहाँ पे सारा, और एक्सटर्नल फोर्स भी कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी यहाँ पे, देखो इस मास m की बात कर रहा हूँ अभी, तो यहाँ पे तो ये मेन पोजीशन पे था, इसके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, काइनेटिक एनर्जी क्या थी 1/2m, और b की वैल्यू कितनी है √2gh का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिख दूंगा मैं, √2gh लिख दूंगा सीधे सीधे, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या किया, यूएफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जा रही है, इसके पास दो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/2kx² हो जा रही है एक, और एक क्या हो जा रही है mgx, ठीक है, ये दो पोटेंशियल एनर्जी हो जा रही है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी लास्ट में
जीरो हो रही है। इसको सॉल्व कर लो। एम जी एच की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस एम जी एक्स, ये आ गई मेरी वैल्यू। अच्छा, अपन को x की वो वैल्यू बताना है, x की वो वैल्यू जिससे जहां तक ये जाने के बाद, जब ये वहां तक जाए, देखो ये स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा पूरी स्प्रिंग में, स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स इसमें भी लगेगा, तो एक के एक्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स। के एक्स क्या करेगा, इस वाले 2m को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेगा, तो जस्ट जैसे ही ये उठाएगा, जस्ट जैसे ही ये उठा रहा होगा उसी समय इसकी वेलोसिटी अगर जीरो हो जाए, तो ये वो वाली कंडीशन हो जाएगी कि मास 2m मास जस्ट राइजेस अबव द ग्राउंड, ठीक है। वो वाली कंडीशन कब हो जाएगी कि जहां जैसे ये रुके और ये के एक्स की वैल्यू अपनी 2mg के बराबर हो जाए। 2mg की वैल्यू अगर के एक्स के बराबर हो जाएगी तो जस्ट उठाएगा ये, है ना। और अगर एक्स एक्सटेंशन ज्यादा हो, और एक्सटेंशन ज्यादा होता जाएगा अगर ऑब्जेक्ट का, अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो ना हो और एक्सटेंशन हो जाए, मतलब x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, चलो तो 2x अगर हो जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू भी 2x हो जाएगी। तो ये अब इसको उठाना, ऊपर लिफ्ट करना चालू कर देगा, मतलब इस बार क्या करेगा ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि ग्राउंड से कांटेक्ट बना रहेगा। अब क्या, अगर 2x एक्सटेंशन होता तो ये उठा के वापस से इसको चल जाता, ठीक है। मतलब ये जो अपना ये वाला m मास है इसको वापस उछाल देता है ऊपर की तरफ, ठीक है, इसको 2m मास को। तो अपन वो वाला केस कंसीडर नहीं करेंगे, जस्ट राइजिंग अबव द ग्राउंड। तो इसके लिए अपन क्या कंसीडर करेंगे, mg की 2mg की वैल्यू कितने बराबर होनी चाहिए, मास, ये मास इनटू इसका वेट किसके बराबर होना चाहिए, kx के बराबर होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया इक्वेशन कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। ये लिख के बताऊँ वापस से, अगर इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो तो यहाँ लिख देता हूँ, फॉर जस्ट राइजिंग mass 2m above the ground, kx should be equal to 2mg, ठीक है। x की वो वैल्यू जिसमें जस्ट ऊपर उठाएगा ये, इसको क्या आ जाएगी 2mg अपॉन के, ये आ जाएगी, ठीक है। 2mg अपॉन के आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, क्या आ जाएगी mgh, क्या आ जाएगा पुनः 1/2 के एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4m² g स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ठीक है, ये आ गई। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे एम जी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2mg अपॉन के, ठीक है, ये आ गया। ये 2 से ये 2 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पे अपना, ये के स्क्वायर है, तो एक के से एक के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2m² g स्क्वायर अपॉन के, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2m² g स्क्वायर अपॉन के, और यहाँ पे अपना mgh तो चल ही रहा है। यहाँ कर दो, क्या कर दोगे यहाँ पे mgh की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 4m² g स्क्वायर अपॉन के, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 4mg अपॉन के। समझ में आया, ये अपनी हाइट की वैल्यू आ गई जो अपन को रिक्वायर्ड थी, क्वेश्चन में पूछ रहा था। अगेन समझाता हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि हमने ऊपर से दो मासेस हैं, उनको ऊपर से फ्रीली फॉल कराया, फ्रीली फॉल कराने के बाद ये नीचे तक टकराया और ये ऊपर की तरफ अपने कारण नहीं उठा, इसको एम मास लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो एम मास की वो, मतलब इस हाइट की वो वैल्यू बताना है जिस, जब इस हाइट से फेंका जाए तो एम मास इसको जस्ट लिफ्ट करवा पाए ग्राउंड से, ठीक है, पूरा लिफ्ट ना करवा पाए, जस्ट कांटेक्ट तोड़ने वाला हो, ठीक है, वो कंडीशन की बात है। देखो तो एम मास कैसे करेगा, इमेजिन करके देखो, ऊपर से नीचे आया, धपाक से टकराया नीचे की तरफ, अब एम मास 2m मास तो यहीं रुक गया, अब m मास के अंदर वेलोसिटी है और स्प्रिंग इसको पूरी तरीके से नहीं रोक सकती है, तो ठीक है, तो m मास के कारण जो वेलोसिटी थी यहाँ पे, तो ये कंप्रेस होना चालू होगा √2gh स्पीड से, √2gh मतलब फ्रीली फॉलिंग स्पीड से कंप्रेस करना चालू करेगा, है ना। जैसे जैसे कंप्रेस करेगा तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा, तो एक पॉइंट के बाद यहाँ रुक जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे रुक जाएगा, फिर वापस से स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्योंकि ऊपर की तरफ जाता है तो धकेलेगी इसको, तो अगेन इसकी काइनेटिक एनर्जी रिगेन कर लेगा और √2gh वेलोसिटी से ऊपर की तरफ उठने लगेगा। जैसे ही ऊपर की तरफ उठने लगेगा तो मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी √2gh। अब ऊपर की तरफ उठते उठते एक पॉइंट आएगा जो x पॉइंट तक ही एक्सटेंड हो जाएगा, x पॉइंट तक जब एक्सटेंड होगा तो इस पॉइंट पे ये स्प्रिंग फोर्स जनरेट करेगा पूरी स्प्रिंग में, तो क्या हो जाएगा kx, तो kx भी इसको उठाना चाहेगा, तो kx अपन को इसकी वो वैल्यू बतानी है कि जस्ट kx इसको उठा पाए, तो अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए,
अगर इसकी वैल्यू इसके वेट के बराबर हो तो जस्ट उठने वाली कंडीशन हो जाएगी। ये बात अपन को पता है ना, नेट फोर्स जीरो वाली कंडीशन मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन है, मतलब नीचे का फोर्स इक्वल टू ऊपर का फोर्स है ना, इससे बस थोड़ा सा ज्यादा 0.00001 फोर्स अगर लगा दूं तो ये उठ जाएगा, है ना। तो इसलिए अपन कंसीडर करके चलेंगे यही वाली कंडीशन। तो इस कंडीशन को अपन ने लगाया, इससे अपन ने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाल ली। अब x में कितना एक्सटेंशन होना चाहिए, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन करना चाहिए, सॉरी लॉ तो है नहीं, लॉ तो एनर्जी का कंजर्वेशन का होता है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी अपन ने कंजर्व करा दी, और ये इक्वेशन बना के हमने एक कंसीडर कर लिया ये केस, एक कंसीडर कर लिया ये केस, और सिंपली अपन ने क्या करी, एच की वैल्यू यहाँ से निकाल ली वाली इक्वेशन से, ठीक है। समझ में आया। क्वेश्चन छोटा था सॉल्व करने के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा था, ठीक है। चलो ये रेस कर देता हूँ मैं, ये भी रेस कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएंगे, लेकिन स्टिल कर लेते हैं। देखो क्या पूछ रहा है इस बार क्वेश्चन में आपसे, क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक यहाँ पे आपको चेन दे रखी है, क्या दे दी यहाँ पे, चेन। यहाँ पे क्या दे दिया आपको, चेन रखी हुई दे दी है, ठीक है। ऐसी तो चेन है, और ये चेन चेन बढ़िया से बननी चाहिए, मजा है थोड़ा, देखे तो चेन है ऐसे लटकी हुई चेन नीचे की तरफ, ठीक है। ऐसे चेन लटकी हुई है, इसका चेन का मास m दिया है और लेंथ l दी है, ठीक है। मास दिया है, टोटल मास दिया m और लेंथ दी है l, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, कि फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चेन और पॉइंट a when it slips off the table। ये टेबल पे रखी हुई है, देखो ये यहाँ पे आधी लटकी हुई है ना, लटकते लटकते मान के चलिए नीचे गिरना चालू हो गई, तो अपन को वो पॉइंट बताना है, वो मतलब जब ये ए पॉइंट इस यहाँ से जस्ट नीचे गिरने वाला होगा, जस्ट नीचे गिरने वाला होगा, तो ए पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है तुमको। समझ में आ गया क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा के देखिए, हो जाएगा क्वेश्चन आपसे, ठीक है। और एक चीज और याद रखना है, फ्रिक्शन लेस सरफेस, फ्रिक्शन लेस है यहाँ पे, ठीक है। चलो कोशिश करो, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, किया सॉल्व। देखो यहाँ पे फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कि और कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पे। एक्सटर्नल फोर्स कुछ लग रहा है क्या, एक्सटर्नल फोर्स भी कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये भी अगेन जीरो हो जाने वाला है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमारा वैलिड जाएगा, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हो जाएगा। अच्छा अब इनिशियल और फाइनल कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन में आपको क्या बोल रहा है, पहली कंडीशन में आपको दिए रखा है ऐसे कुछ, ये दे रखा आपको, है ना। ये वाली कंडीशन कंसीडर कर लो, पहले पॉइंट ए है ना, पॉइंट ए इसको क्या ले लो, सॉरी केस वन ले लो, केस वन ले लोगे, ठीक है। इनिशियल कंडीशन है, इसमें आपकी एम जी लेंथ की जो वो है अपनी, सॉरी एम जी लेंथ बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन में एक चीज गिवन नहीं थी, ये जो लेंथ एल है, ये आपकी ये लेंथ है, ये कितनी ऊपर जो रखी हुई है वो कितनी है, 2l/3, और नीचे रखी हुई है l/3 है, ठीक है।
L/3 लेंथ नीचे लटकी हुई है। तो ये आपकी L/3 लेंथ जब यहाँ पे लटकी हुई है उस वो वाला केस कंसीडर कर लो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मेरी L/3 लेंथ यहाँ पे लटकी हुई है, 2L/3 मेरी ऊपर रखी हुई है। और अगेन ये वाला केस सेकेंड केस के कंसीडर कर लोगे कि पूरी की पूरी चेन क्या है, नीचे लटक गई है, जस्ट ये नीचे की तरफ गिर रही। पॉइंट ए यहाँ आ गया, पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो इसे क्या कंसीडर कर लो, केस 2, ठीक है। इनिशियल ये है, फाइनल ये है, ठीक है। इनिशियली इस पॉइंट पे इसको क्या कंसीडर करेंगे, जीरो पोटेंशियल लाइन, मतलब u इक्वल टू जीरो। इस पॉइंट पे u इक्वल टू जीरो, इसके नीचे u नेगेटिव, इसके ऊपर u पॉजिटिव। किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। अच्छा u इनिशियल क्या हो जाएगा मेरा, u इनिशियल क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनिशियल केस में क्या हो जाएगी मेरी, अगर इसकी अपन की यहाँ पे चेन है ना, तो अपनी लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करनी पड़ेगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, m/l हो जाएगी, ठीक है। m/l हो जाएगी, तो लेमडा की वैल्यू m/l रख देंगे। और ये लेंथ L/3 है, तो इसका मास कितना जाएगा, इस छोटे मास को क्या कंसीडर करूंगा मैं, m कंसीडर करूंगा। इतने मास को, ये वाले मास को क्या कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक के मास को क्या कंसीडर कर रहा हूँ, चेन को, छोटा m, ठीक है। तो m इंटू dl कर दूंगा तो क्या हो जाएगी मेरा इसका, सॉरी लेंथ लेमडा dl कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, ये छोटा मास आ जाएगा, m आ जाएगा, इस m की वैल्यू हो जाएगी। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, लेमडा, लेंथ कितनी है, मास m की वैल्यू कितनी है, लेमडा इंटू L/3, ठीक है। m/l इंटू L/3, ठीक है। तो छोटे m की वैल्यू क्या आ गई मेरी, m/3। इतनी वैल्यू, इतनी बात समझ में आई। अरे भाई सिंपल सी बात है ना, ये पूरी चेन थी मेरी, 2L/3 इतनी है, 2L/3 मेरी इतनी, L/3 इतनी है। तो पूरे का मास m है, तो इसका मास कितना हो गया, 2m/3 हो गया, और इसका मास कितना हो गया, m/3 हो गया। इतनी बात तो समझ में आ गई ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डिवाइड करने वाला। अच्छा, तो ये वाले केस की बात अगर हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, इस केस में क्या होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, -2m/3 ये हमारा मास इंटू जी इंटू एच कितनी है, L/6। अब ये क्या किया मैंने, देखो ये हमारी पूरी चेन लटकी हुई है, ये हमारी पूरी चेन लटकी हुई है। अब देखो कौन, यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, देखो ना, कुछ मास ऊपर की तरफ है, कुछ मास नीचे की तरफ है। तो हम पूरी लेंथ को क्या L/3 तो कंसीडर कर नहीं सकते हैं, हमको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट कंसीडर करना पड़ेगा। इस चेन का जो मिडिल है उसको हम इसकी हाइट मान के चलेंगे, इतनी हाइट मान के चलेंगे। देखो ना, ये बीट ऊपर है, ये बीट नीचे है ना, तो हम मिडिल बीट को मान लेते हैं कि ये इतनी हाइट पे लटका हुआ है ना। तो इसका हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, L/6 हो जाएगा। इसलिए हम इसकी हाइट क्या ले रहे हैं, L/6 ले रहे हैं, mgh, ठीक है। m कितना m/3 है, g कितना है, g को पता ही है ना। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारी आ गई है। अच्छा, जब ये चेन हमारी लटकी हुई थी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ थी क्या, नहीं थी, क्वेश्चन कुछ नहीं बताया। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, पीछे देखो। अब देखो ये पूरी L लेंथ लटक गई नीचे के लिए, L लेंथ पूरी नीचे लटक गई है, तो हमारा ये सेंटर ऑफ मास कहाँ है, L/2 पे है। तो L/2 नीचे हो जाएगी ये लेंथ, है ना। अपन ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि एक मास m लटका हुआ है नीचे की तरफ L/2 पे, ठीक है। तो ये पूरी चेन का मास कितना है, m, है ना। माइनस, अगेन पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जीरो पोटेंशियल लाइन के नीचे है, g इंटू L/2, ठीक है। ये हो जाएगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमको निकालनी है, क्योंकि पूरी चेन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv², ठीक है, 1/2 mv²। ये हो जाएगी पूरे चेन की काइनेटिक एनर्जी। चलो अब इनको इक्वेट कर दो यार, सिंपल सा है, -mgl/18 प्लस 0 इक्वल्स टू -mgl/2 प्लस 1/2 mv²। समझ में आएगी बात, mgl/2 माइनस mgl/18 इक्वल्स टू 1/2 mg², सॉरी mv²। समझ में आ रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहा हूँ, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बस। mgl तो बाहर आ गया, 1/2 भी बाहर आ गया, क्या 1 - 1/9 मतलब 8/9 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये 1/2 mv² आ जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या आ गया मेरा, बी की वैल्यू क्या आ गई मेरी, यहाँ लिख देता हूँ। फाइनल आंसर क्या आ गया, बी की वैल्यू आ गई है मेरी √8/9 √8/9 GL, ये आ गई मेरी बी की वैल्यू। आ गई बात समझ में, पूरा आ गई समझ गया। देखो ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, नोट कर लो, मिटा देता हूँ, फिर मैं रेस कर देता हूँ, ठीक है। चलो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वरना वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा, टॉपिक क्या है, कोलिजन, ठीक है। तो कोलिजन्स के बारे में अपन बात करते हैं। कोलिजन का मतलब क्या होता है, किसी भी दो बॉडीज की टक्कर करना, ठीक है, टक्कर होना, यही आप जानते हैं। कोलिजन की डेफिनेशन क्या जानेंगे, कोई भी दो बॉडीज अगर टकरा जाएं, क्या बोलेंगे, कोलिजन। और अगर मैं बोलता हूँ कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा एक यहाँ पे क्या था मेरा, न्यूक्लियस था। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, या प्रोटॉन मान के चलो, प्रोटॉन था, ठीक है, प्रोटॉन ऐसे फेंक के मारा मैंने, तो ये यहाँ से जा रहा है, तो इसके कारण ये डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, यहाँ से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, डिफ्लेक्ट होकर अपना पाथ चेंज कर लिया। तो ये तो इससे पूरे तरह से टकराया नहीं, लेकिन पाथ मतलब फिजिकल कांटेक्ट हुआ नहीं इनके बीच में, लेकिन तो भी पाथ चेंज हो गया, तो इसको कोलिजन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, सोच के बताओ, सोच के बताओ पूरा। देखो कोलिजन की असली डेफिनेशन ये होती है कि एनी डिफ्लेक्शन in the velocity in the velocity of two objects, any deflection in the velocity when two objects interact with each other, यहाँ लिखूँ happens है ना, any deflection in the velocity happens when two objects interact with each other is said to be that the two objects are colliding, ठीक है। मतलब कोलिजन के लिए कोई कोई भी फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि दो फिजिकल कांटेक्ट होगा तभी ये ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रहे होंगे। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, ये मास एम यहाँ पे बड़ा मास एम ऐसे रखा हुआ है, अब ये इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इनके बीच में कोलिजन हो रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। समझ में आई बात, बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ, मतलब कि फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है हमेशा। तो अगर इनके कारण एक मास के कारण दूसरे मास की अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसकी कहीं ना कहीं वेलोसिटी अगर इसके कारण चेंज हो रही है, तो क्या बोलेंगे हम, ये दो मास क्या कर रहे हैं, कोलाइड हो रहा है, मतलब इनके मोशन एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे कोलिजन हो रहा है। समझ में आ गई बात पूरी, कोलिजन की डेफिनेशन समझ में आई। चलो तो देखो जो हम कोलिजन होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। हम लोग बात करते हैं पहले अपन क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे बात करेंगे, इनका डिवीजन करेंगे, और फिर क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइन ऑफ कोलिजन, ठीक है। इन दो बेसिस पे अपन क्या करेंगे, इसका बाइफिकेशन करेंगे, इसका कोलिजन का। डेफिनेशन समझ में आ गई, समझ में आ गई। चलो यहाँ पे देख लें, यहीं पे देख लेते हैं, चलो ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं। collision on the basis of line of impact and line of motion, ठीक है। इसके बेसिस पे अगर डिवाइड करें कोलिजन को, तो दो प्रकार से कोलिजन होता है, ठीक है।
दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला हो गया क्या हेड ऑन, एंड सेकेंड क्या हो गया हमारा ऑब्लिक। दो प्रकार के कोलिजन होते हैं, पहला हेड ऑन है, सेकेंड ऑब्लिक है। हेड ऑन कोलिजन क्या होता है, एक मास m है और एक मास 2m है, दोनों सेम लाइन पे, यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, सेम लाइन पे आपस में एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। या फिर मान के चलो ये हेड ऑन का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा एक दूसरे की तरफ हेडेड हो, है ना। ये मान के चलो मास m इधर की तरफ जा रहा है, ये मास 2m इधर की तरफ जा रहा है, आगे चल के टकरा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा कोलिजन हो रहा है इनके बीच में। क्या होगा, टकराएंगे तो कोलिजन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है हमारी। तो इसको क्या बोलेंगे, हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या होता है हमारा, अच्छे से लेते हैं थोड़ा बढ़िया तरीके से। when line of motion and line of impact are same, ठीक है, लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट अगर सेम रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा। लाइन ऑफ मोशन क्या थी मेरी, इस लाइन पे दोनों मासेस मूव कर रहे हैं, एक लाइन पे ही मूव कर रहे हैं ना, इस लाइन पे मूव कर रहे हैं, और इसी लाइन पे क्या हो रहा है इनका कोलिजन। इनका जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, जब ये बॉडी टकराएंगी, दोनों क्या होंगी, बॉडी टकराएंगी ये दोनों मासेस जब टकराएंगे तो वो भी जो टच होंगे जिस पॉइंट पे, वो लाइन भी इन्हीं इसी पॉइंट पे गुजरेगी, ठीक है। तो लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम है, तो क्या हो जाएगा मेरा हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा। चलो अब ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है ये भी देख लेते हैं। मान चलो ये मास m मेरा यहाँ था और ये मास 2m ऐसा था, यहाँ की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी इसको कुछ भी u1 वेलोसिटी बोल लो, इसको क्या बोल दो u2 वेलोसिटी बोल दो, दोनों जा रहे हैं। अब ये जाते जाते मान चलो ये मास ऐसा था, ये मास थोड़ा सा बड़ा था, ये एक पॉइंट के बाद क्या होगा, ये ऐसे टकराएंगे, ठीक है, ये मास ऐसे जा रहा था, ये मास ऐसे जा रहा था। अब ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पे इन लोग का लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो रहा है, तो मेरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, कुछ ऐसे निकलेगी लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये क्या हो जाएगी मेरी लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ समझा देता हूँ, देखो ज़्यादा बेटर तरीके से। ये मास m है, ये मेरा मास क्या है 2m, ठीक है, इस पॉइंट पे टकराने वाले इन लोग, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, मेरी लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी मेरी लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ मोशन क्या थी, ये ऐसे मूव कर रहा था, ये इधर मूव कर रहा था, तो लाइन ऑफ मोशन इसके लिए क्या थी, ये थी, और इसके लिए क्या थी, ये थी, ये क्या थी इनकी लाइन ऑफ मोशन। तो इस केस में क्या हो रहा है, मेरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है, लाइन ऑफ मोशन ये है, मतलब व्हेन लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट आर नॉट सेम, अगर ये दोनों सेम नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगा, सॉरी इनइलास्टिक बोल रहा हूँ, ऑब्लिक कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। ऑब्लिक और हेड ऑन कोलिजन समझ में आया, जब दोनों चीज़ें दोनों सेम होगा तो ये होगा, जब दोनों अलग होगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्लिक कोलिजन हो जाएगा। समझ में आया, ये ऑब्लिक कोलिजन वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ ऑब्लिक। चलो आगे बढ़ूँ, ये दो इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइन ऑफ कोलिजन की बेसिस पे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइन ऑफ मोशन के बेसिस पे हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया कोलिजन को दो पार्ट्स में, है ना। अब क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। देखो कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे हमने क्या किया, कोलिजन को डिवाइड किया। तो तीन प्रकार के डिवीजन बन रहे हैं हमारे, बेसिकली होते दो ही हैं, लेकिन ये हमारा तीसरा, मतलब कहना चाहिए कि तीन ही होते हैं, लेकिन दो मेन है आपके, और जो दो मेन है वो रेयरली आपके देखे जाते हैं। जो दो आपके मेन है जिनके बारे में मेन स्टडी करते हैं वो कभी बहुत कम देखे जाते हैं, और जो तीसरा वाला है वो हमेशा होता है अपने डेली लाइफ में। देखो ये इलास्टिक हो गया, पहला इलास्टिक, जब बैटरी से परफेक्टली
इलास्टिक, ठीक है। सेकेंड क्या होगा मेरा, अरे इसको शानदार तरीके से लिखते हैं ना अपन हाईलाइटर वगैरह से। चलो ये तो लिख दिया है, या इंक चेंज कर लेते हैं, क्या जाएगी मेरा पार्शली इलास्टिक और partially inelastic. And third, what's our third? Inelastic. Perfectly inelastic. समझ में आया? ये तीन प्रकार के कोलिजन अपने होते हैं, तो अब एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होगा, मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, कंजर्व्ड, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इसमें भी क्या रहेगा, मोमेंटम क्या रहेगा मेरा, कंजर्व रहेगा। दोनों में मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। ये तो अपनी सिमिलरिटी हो गई। मोमेंटम क्या होगा, हमेशा कंजर्व रहेगा, इसमें तो रहेगा ही रहेगा मोमेंटम, इसमें भी कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व्ड, है ना। काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। यहाँ पे क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन does not equals to kinetic energy after collision, ठीक है। आई बात समझ में? चलो इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे, और आपके अगर कुछ मिथ हो गए हों इसके लिए, तो वो भी मिथ आपके बस्ट हो जाने वाले हैं। इलास्टिक कोलिजन के बारे में जानते हैं, इलास्टिक कोलिजन के बारे में। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है अब यहाँ पे, जब भी दो बॉडीज, है ना, देखो इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन के अंदर क्या बात होती है, मान के चलिए मास m है, ठीक है, ये मास m था और ये मास अगेन मास m1 m2 ले लो, ठीक है, मास m1 और ये मास m2, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी थी u1, इसकी वेलोसिटी थी u2, ठीक है, दोनों आगे की तरफ जा रहे थे, है ना। अब कुछ समय बाद क्या होगा, ये इनके बीच में, ये मान लीजिए चलो ये जो मेरा m1 मास था ये मेरा तेजी से चल रहा था, u2 की वैल्यू थोड़ी कम थी u1 से, तो कुछ समय बाद ये इसको आगे जाते 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 इनकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ कोलिजन क्या है, सेम था, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये मासेस क्या होंगे, जस्ट टकराने वाले होंगे, ये जस्ट टकराने वाली कंडीशन है, मास m1 ये m2, ठीक है, जस्ट टकराने वाली है, टकरा गए, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या होता है ध्यान समझो, ध्यान समझना, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होगा, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पॉइंट पे इसका मास m1 का शेप क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, बॉल किस टाइप की जाएगी, कुछ ऐसी, ठीक है, शेप क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया, शेप क्या होगा, यहाँ जाके डिफॉर्म हो जाएगा कुछ ऐसे, ये मास m1 वाली बॉल पिचक जाएगी, m2 वाली बॉल भी थोड़ी सी पिचक जाएगी, दोनों आपस में क्या होंगे, टकराएंगे, जब दो बॉल टकराएंगी तो पिचकेंगी, जब ये पिचकेगी तो क्या होगा, ये वाला मास m2 इस पे फोर्स लगा रहा होगा नॉर्मल डायरेक्शन का, और ये वाला m1 भी m2 पे नॉर्मल डायरेक्शन का फोर्स लगा रहा होगा, ये दोनों फोर्सेस के कारण क्या होगा, बॉल क्या होगी, पिचक जाएगी, मतलब क्या होगी, बॉडीज क्या होंगी, डिफॉर्म हो गई, डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडीज ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पे क्या होगा, बॉडीज डिफॉर्म हुई और कुछ समय बाद वापस से ये बॉडीज क्या करेंगी, अपना शेप रिगेन कर देंगी और कुछ इस प्रकार चलने लगेंगी, m1 मास एक v1 वेलोसिटी चलने लगेगा आगे की तरफ, और m2 मास
अगेन V2 वेलोसिटी से आगे की तरफ चलने लगेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है समझ में आया। ये वाला जो स्टेप है, क्या होगा, यहाँ पे दोनों बॉडीज U1 U2 से चल रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों जैसे ही टकराई तो दोनों के बीच में क्या हुआ, एक सरफेस कांटेक्ट आया है ना। तो कांटेक्ट, जो भी दो बॉडीज कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है, उनके बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स उनके बीच में एक्ट करने लगता है। उसके कारण क्या हुआ, दोनों बॉडीज का डिफॉर्मेशन हो गया। डिफॉर्मेशन होने के बाद मतलब डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। डिफॉर्म मतलब कि मान चलो कोई एक बॉडी ऐसी थी, उसको मैंने पिचका दिया बॉल को, तो क्या हुआ, उसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी गेन हो गई है ना, स्माइल बॉल जैसे होती है, और वापस से ये क्या करती है, पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी, मेरी कुछ काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई। समझ में आया। इस पॉइंट पे क्या हुआ, मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखवाया है, देखो बहुत सी जगह तुम पढ़ोगे कि काइनेटिक क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, मीन्स कंसेप्शन है लोगों का कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। कंजर्व नहीं रहती है, क्या रहती है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल, मतलब इनिशियल बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। लेकिन एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, मेरी काइनेटिक एनर्जी इनकी तो अभी इस पॉइंट पे जब इन लोग कांटेक्ट में होंगे, इनकी एक ही वेलोसिटी होगी u, ठीक है, एक वेलोसिटी होगी u। तो दोनों ही काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडीज हो रहा है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे जब डिफॉर्मेशन होगा तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी मेरी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, बॉडीज को डिफॉर्म करने में वो एनर्जी लग जाएगी, और वापस से जब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी तब ये मेरा ये वाला केस बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन आर सेम, बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन्स। समझ में आया, बात समझ में आई कि पूरा का पूरा कोलिजन होता कैसा है। देखो मैं आपको एक एक करके पॉइंट लिखवा देता हूँ ताकि आपके नोट्स ही साथ में बन। क्या हो रहा है, सबसे पहला तो क्या हो रहा है, नो एक्सटर्नल फोर्सेस, नो एक्सटर्नल force is acting on the system। क्योंकि देखो एक्सटर्नल फोर्स कोई एक्ट कर रहा है क्या इस पूरे सिस्टम में, इसको परफेक्टली इलास्टिक लिख लेना, क्या है ये, परफेक्टली इलास्टिक है। समझ में आई बात। तो इसमें पूरे पूरे सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए क्या होगा, मेरा मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है मेरी, जीरो, मतलब dp बाई dt की वैल्यू क्या है मेरी, जीरो, मतलब मेरा p क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मेरा p का ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये मेरा p है, ये मेरा टाइम t है, ठीक है। तो ऐसा मेरा ग्राफ बन जाएगा। टाइम के साथ मोमेंटम क्या हो जाएगा, मेरा चेंज नहीं होगा, ठीक है। मोमेंटम मेरा टाइम के साथ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आई बात, समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। सेकंड चीज क्या है मेरी, सेकंड चीज के बारे में क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम does not remains constant, doesn't remains constant throughout, but initial kinetic energy throughout the collision लिख लो, है ना, throughout the collision, but initial kinetic energy is equals to, या फिर काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। दोनों ही काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी मेरी, सेम हो जाएगी। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से होगा चीजें। देखो ये मेरी काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है ना, किसका है, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, मेरी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है।
ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि ये मेरा ऐसे जा रहा है, ठीक है, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे मेरी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे जहाँ कोलिजन होगा वहाँ पे थोड़ी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज होके एक वैल्यू तक पहुंचेगी, यहाँ से ऐसे डिक्रीज होना चालू हो गई। यहाँ पे क्यों डिक्रीज हो रही, क्योंकि बॉडीज डिफॉर्म होने लगी, और वापस से जब शेप रिगेन करेंगी तो वापस से काइनेटिक एनर्जी पूरी मिल जाएगी बॉडीज को, है ना, तो वापस से इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम। समझ में आएंगे आप, इसको भी बना लो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो यहाँ पे लिख लेना क्या, एट द टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन और टाइम ऑफ कोलिजन, ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेना इस पॉइंट को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में। मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होगा भाई, इनिशियल मोमेंटम कितना था, m1 मास था और u1 वेलोसिटी चल रहा था, लास्ट में क्या हो जाएगा m, और इनिशियली क्या था, m1 मास और u1 वेलोसिटी थी, m2 मास की u2 वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, m1 वेलोसिटी क्या हो गई v1 और m2 की वेलोसिटी हो गई v2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, m1 वाले को साथ में ले आओ, u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 u2 माइनस सॉरी v2 माइनस u2 माइनस u2, 2 सेकेंड रुकना, सो वापस से मिटा के अच्छे से लिखते हैं, v2 माइनस u2, इसको क्या कर दोगे, इक्वेशन नंबर 1 ले दोगे। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो रही है, कंजर्व नहीं हो रही सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो रही है ना। कंजर्व नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमेशा कांस्टेंट नहीं है ना। तो ये वाली इक्वेशन लगा दो, है ना, ये वाली इक्वेशन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, ये मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 u1 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। अगेन क्या, 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दोगे, क्या कर दोगे, 2 इज डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, 2 इज डिवाइडेड बाय 1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, u1 प्लस v1 इक्वल्स टू u2 प्लस v2, ठीक है। आगे बात समझ में, तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, v2 प्लस u2 माइनस u1, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो ये क्या हो गया, v1 का फॉर्मूला हो गया। और एक चीज से बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है वो, ये तो मेन, ये तो फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा के एक बहुत मेन चीज, क्या है ये, यहाँ पे ये v1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1, ये u2 यहाँ आएगा तो u1 माइनस u2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये नोट कर लीजिए, है ना। इसका मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, दोनों मासेस की रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन क्या होगी, u1 माइनस u2, अब रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी, v2 माइनस v1, ये दोनों हो जाएगी। तो ये हमको क्या मिल रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच is equals to velocity of separation, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर हो जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात। मान के चलो ये मास m1 था, ये मास m2 था, ठीक है,
इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो ये एक रिलेटिव वेलोसिटी किससे इसकी तरफ आगे बढ़ रहा होगा ना, वो रिलेटिव वेलोसिटी और इसके कोलिजन के बाद जो रिलेटिव वेलोसिटी से ये दोनों सेपरेट होंगे, ठीक है, वो सेपरेशन की वेलोसिटी और अप्रोच की वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेरी, सेम हो जाएगी। समझ में आई बात, है ना, समझ में आ गई ना, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इलास्टिक कोलिजन का। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, है ना, नीचे कमेंट कर दीजिए। अच्छा, की पॉइंट्स क्या है मेरे, की पॉइंट्स क्या है इसके बारे में ध्यान से सुन लीजिए। पहली चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही होगा, ठीक है। मोमेंटम क्या है, पहली बात तो क्या है, मोमेंटम कंजर्व कराना है, ठीक है, मोमेंटम कंजर्व कराना है। सेकेंड चीज़, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये वाली इक्वेशन याद रखनी है ना, ये सेकेंड इक्वेशन जिसका हमको ख्याल रखना है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या करनी है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, u2 माइनस u1, v1 माइनस v2 इक्वल्स टू u2 माइनस u1। ये अपन ने देखी, ये तीन चीज़ अपन को याद रखनी। चौथी चीज़ एक ये भी याद रखनी है कि क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, ये अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये क्या है, अपना कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। एक पांचवी चीज़, एक और याद रखने वाली बात क्या हो जाएगी आपकी, देखो ये तो हो गया अपना, ये सारी चीज़ अपन ने याद रख ली। ग्राफ्स याद रख लेना, ठीक है, ग्राफ याद रखना, है ना। अगर ये 4-5 चीज़ें आपको याद है तो सारे के सारे इलास्टिक कोलिजन के क्वेश्चंस आप कर लेंगे, पूरे सॉल्व कर लेंगे आसानी से। समझ में आई बात, देख लिया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, आपका इलास्टिक कोलिजन हो गया, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या होते हैं इलास्टिक कोलिजन के, माइक्रोस्कोपिक कोलिजन। माइक्रोस्कोपिक कोलिजन मतलब क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन्स के, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या मॉलिक्यूलर कोलिजन जो हमारे होते हैं। माइक्रो लेवल पे मतलब कि जैसे कि छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट रहते हैं उनके बीच में कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे जब हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करेंगे, फिलहाल अभी इसके बारे में इतनी पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक दो तो मैं आपको स्पेशल केसेस पढ़ाना भूल ही गया। स्पेशल केसेस जो होते हैं हमारे, इसके स्पेशल केसेस इलास्टिक कोलिजन क्या होते हैं। पहला, एक तो क्या होगा, m1 मास की वैल्यू हमारी क्या है, 0, और m1 मास की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, बहुत बहुत कम होगी m2 मास से, ठीक है। m1 बॉडी मेरी ये थी, m2 बॉडी मेरी ये थी, ठीक है। u1 वेलोसिटी से आ रहा है, ये मेरा u2 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, कोलिजन के बाद हमारे वेलोसिटी क्या हो जाएंगी वो हमको देखना है, m1 m2, ठीक है, ये v1 ये v2। पहले ये वाला केस कर लेंगे, फिर ये दूसरा वाला केस कर लेंगे कि अब इसका अपोजिट m2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है m1 से, ठीक है। अगर देखो m1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है m2 से, तो कुछ इस प्रकार से बात कर सकता हूँ मैं, एक बॉल है और एक क्या है, बॉल है, ये बॉल और एक क्या है, बॉल, ठीक है। समझ में आया, बॉल एंड बॉल की बात कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, बॉल की मास बहुत कम है बॉल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसकी इसकी वैल्यू u2 क्या ले रहा हूँ मैं, रेस्ट पे ले रहा हूँ, u2 पे क्या है ले रहा हूँ, रेस्ट पे, ठीक है। u2 की वेलोसिटी क्या ले ली मैंने, रेस्ट पे, रेस्ट, ठीक है। और u1 की वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। तो लगा के देखो मोमेंटम कंजर्वेशन, m1 u1 की वेलोसिटी, u1 कुछ ना कुछ होगा, है ना, m2 u2 की वैल्यू तो 0 है, ठीक है। v1 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, m1 सॉरी ये m1 v1 है ना, ये हो जाएगी m1 की वेलोसिटी v1, ठीक है। एंड m2 की वेलोसिटी अगेन रेस्ट पे रहेगा ऑब्जेक्ट। ये बॉल इसको धक्का मारेगी, अगर ये बॉल अपनी दीवार को धक्का मारेगी, दीवार मूव करेगी क्या आगे की तरफ, कुछ नहीं मूव करेगी, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मतलब मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, u1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, माइनस ऑफ u1 आ जाएगी। क्यों आ जाएगा ऐसा, क्योंकि मोमेंटम, ये बॉल वापस लौटेगी, है ना, अपोजिट वेलोसिटी से अपोजिट साइड में लौटेगी, ठीक है। बॉल इसमें टकरा के वापस पीछे की तरफ लौटेगी, तो इस यहाँ पे एक निगेटिव साइन आ जाएगा इसके मोमेंटम में। तो यही वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेरी, v1 वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। ये बात हो जाएगी, है ना, जब बॉल एक बॉल से टकराएगी तब का केस है, ठीक है। अब मान के चलो सेकेंड केस क्या बन रहा है कि m2 की वैल्यू मेरी बहुत
कम है विद रिस्पेक्ट टू m1, ठीक है, मतलब m1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है मेरी m2 से। एक चीज़ और लिख लीजिए यहाँ पे, एक जनरल फॉर्मूला लिख लीजिए, जनरल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन या इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला होता है पहले वो लिख लीजिए फिर बताता हूँ मैं। v1 की वेलोसिटी आपको पता है कितनी हो जाएगी, v1 की वेलोसिटी लिख लीजिए, अगर ये मास m1 था, ठीक है, केस क्या है मेरा, मास m1 m2 था, ये u1 से चल रहा था, ये u2 से चल रहा था, और कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी क्या हो गई, m1 मास की क्या हो गई v1, और m2 मास की क्या हो गई मेरी वेलोसिटी v2, ठीक है। तो v1 का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड विथ u2, ठीक है। अब ये जनरल फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है ये देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ दो लॉस से आ रहा है, ठीक है, दो लॉस के कारण ये फॉर्मूला आ रहा है। पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंड सेकंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये जो दो चीज़ें हमने पढ़ी है, इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू, जैसे कि v1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल ली थी ना, आप देखिए अपनी कॉपी में आपने लिखा होगा कि जब मैंने वो वाला आपको बताया था रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बताया था इस पेज पे, तो अपन ने v2 की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली थी, v1 या v2 की वैल्यू यहाँ पे निकाल के रख ली थी अपन ने इस वाली इक्वेशन से, है ना। इस वाली इक्वेशन के से अपन v1 या v2 की वैल्यू जब दूसरी वाली इक्वेशन में रख देंगे, ये वाली इक्वेशन में रख देंगे, तो अपनी क्या हो जाएगी, अगेन जो अल्टरनेटिव v1 या v2 की वैल्यू अपन को मिल जाएगी। जब दोनों वैल्यू आपको मिल जाएंगी तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, उसका फॉर्मूला आप जनरल नोट कर लीजिए, जनरल फॉर्मूला एक क्या हो जाएगा अपना ये, और अगेन v2 का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या हो जाएगा v1 प्लस u1 माइनस u2, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा क्या v2 का फॉर्मूला, इसे भी हाईलाइट कर लीजिए। ये दो फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला याद कर लीजिए, अगर आपको ये याद हो जाता है तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं 1D वाले, ठीक है। वन डायमेंशनल, ये मैं सारी चीज़ें किसके बारे में बता रहा हूँ, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन के बारे में बता रहा हूँ, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। टू डायमेंशनल के लिए चीज़ें अलग होंगी। अच्छा, स्पेशल केस की बात कर रहे थे हम, स्पेशल केस 2 की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे, m1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है m2 से, ठीक है, और m2 से अगर बहुत ज़्यादा है तो हम क्या, तो हमारी चीज़ें कैसे चेंज होने वाली है, ठीक है। तो v1 की वैल्यू सीधे अपन को इस फॉर्मूले में रख के देख सकते हैं, ठीक है, v1 वैल्यू इस फॉर्मूले में रख के देखेंगे तो क्या आ जाएगी, m1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो m1 माइनस m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी m1 हो जाएगी, इस फॉर्मूले में सीधे पुट करके देखो वैल्यू, m1 माइनस m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, m1 माइनस m2 ऑलमोस्ट इक्वल्स टू m1, m1 प्लस m2 की वैल्यू हमेशा m1 के बराबर ही होगी, है ना, अप्रोक्सीमेशन से, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा u1, यहाँ पे u1 है, और 2m2 की वैल्यू, क्योंकि m2 की वैल्यू बहुत कम है तो m1 अपॉन m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2m2 अपॉन m1 है ना, इसकी इसका जो रेशियो होगा बहुत कम होगा, इसका रेशियो बहुत कम हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट इक्वल टू v1 की वैल्यू इक्वल टू u1 हो जाएगी, समझ में आ गई बात, ठीक है। और v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, u1 माइनस u2 प्लस v1, ठीक है, ये हो जाएगी मेरी वैल्यू। अच्छा, u1 की वैल्यू क्या होगा, यहाँ से अपन को क्या निकालना है, 2 सेकंड में,
लिख लो यहाँ पे। हाँ क्या होगा? कौन शक्ति? कौन शक्ति? तेरे को बता दिए 49,000। वो बता दिया होगा राइजन 5 49,000 में। हाँ हाँ। कितने का पड़ा तेरा i5 ये बता। कितना? 60? 60? हाँ। अबे i5 पड़ रहा है ना 52 का, वो बता मेरे को। अबे यार तू क्लियर बात बता ना, कितने का कौन सा मॉडल ले रहा है वो बता। हाँ वो क्या रुपये काट रहा है ये बता पहले। हाँ हाँ। अबे सुन, देख पहली बात तो तू ये समझ, वो जो मैं लैपटॉप की बात कर रहा हूँ उसकी प्राइस है एचपी स्टोर पे कितनी है, 53 है ना, 53,000 है। और 52,490 मेरे को अमेजोन पे दे रहा है, और ये मेरे को दे रहा है 52,000 के अंदर, ठीक है। ये लैपटॉप मेरे को दे रहा है, वो 51,900 इसलिए बोल रहा है कि अगर तुम कैश पेमेंट कर दोगे तो 51,900 में मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है। और वो मेरे को, हाँ ना, कैश पेमेंट में 100 रुपए। सुन, अबे तू अभी, अबे तेरे को पता नहीं है। अबे सुन, मैं उसी के यहाँ पूछ के आया था, वो मेरे को जानता है कितने का बता रहा था यही लैपटॉप एचपी वर्ल्ड में, 58,000 का। अगर 58,000 में 7,000 ऑफ भी कर देगा मेरा तो कितना में देगा, 51 ही में ना देगा, 58,000 प्राइस होता है। अबे तेरे बुद्धि नहीं है भाई। वो, हाँ तो क्या मतलब, मैं तो तेरे से सस्ते में उठा लूंगा। बोल उससे 7,000, हाँ बोल, अगर 46 का देगा मेरे को वो लैपटॉप में क्यों नहीं लूंगा भाई, चल मैं अब भी आऊँ। हम्म। हाँ। काय का चाहिए, एसबीआई का क्रेडिट? काय का? किसका बता ना। किसी का भी, किसी का भी। तेरे पास रखा हुआ है, तेरे पास रखा है? हाँ तो मैं तेरी, तो दूसरे से करवा लूंगा, चल ठीक है, क्रेडिट कार्ड में जुगाड़ दूंगा। पक्का? बात कर लिया है। 46, 46 में चाहिए फिर मेरे को। चल ठीक है, और कौन सा मॉडल जानता है? पहली बात तो एचपी स्टोर, एच, सुनना, तेरे को पता ही नहीं है ना भाई बात, दो मॉडल आते हैं राइजन 5 में, मैं बता रहा हूँ तेरे को, सुन ले, दो मॉडल हैं, अलग अलग है। वो जो तेरे को 53 का बता रहा है वो जानता है कौन सा मॉडल है? वो एफ क्यू। सुन, अबे तेरे को, तू मेरी बात, अबे तेरे को कुछ पता आइडिया है नहीं तो तू मेरे से बहस कर भी नहीं रहा है, तू समझ नहीं रहा बात। तू पहले सुन, तेरे को वो चूतिया क्यों बना रहा है, सुन। अबे हाँ ठीक है, तो तू ले ले, मैं अपना ले लूंगा, ठीक है, मेरे को मत बता तू।
m2 v2 साइन थीटा 2, ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये तो इक्वेशन आपकी आ जाती है। अब ये तो इक्वेशन एक्स वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करा के आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करा के वही अपनी इक्वेशन बन रही थी जो पहले बन रही थी, 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। ये चार इक्वेशन आपकी बन जाती हैं, सॉरी तीन इक्वेशन आपकी ये बन जाती है। ये तीन इक्वेशन में सॉल्व कर लोगे, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये इलास्टिक कोलिजन इन 2D, 2 डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन जो अपने होते हैं उसके लिए इक्वेशन कुछ हम इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। एक मैंने जनरल इक्वेशन आपको बता दी है सॉल्व कैसे करना है। क्या चीज़ जरा याद रखनी है आपको, मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन से एक इक्वेशन कहाँ से आएगी, एक्स डायरेक्शन से, एक इक्वेशन आएगी वाई डायरेक्शन से, और एक इक्वेशन कहाँ से आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी, तो तीन इक्वेशन बन जाएंगी। तीन इक्वेशन से आप दो वेरिएबल का तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि u1 u2 आपको गिवन होगा, ठीक है। थीटा भी गिवन होगा आपको, है ना। थीटा गिवन हो गया तो v1 निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये सब काम आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, और इतनी बात आपको समझ में आ गई है। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन आया होगा आईटी जैम में, ठीक है। आईटी जैम का एक क्वेश्चन लिख लीजिए, कुछ ऐसा है क्वेश्चन। इंक चेंज कर लेता हूँ, येलो 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 डर्टी फेलो, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, लिख लीजिए पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए। अ पार्टिकल of mass m moving with a velocity देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, ये कहाँ का क्वेश्चन है, जैम 2012, शायद 2012 का। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवा रहा था, लेकिन उसमें आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम का क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने उसको अभी स्किप कर दिया है। जब मैं सेंटर ऑफ मास पढ़ा लूँगा तो फिर उसके बाद मैं वापस से वो क्वेश्चन करवाऊँगा आपको। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक मास m है, एक मास 2m है और एक मास 3m है, तीन मासेस हैं। इसकी वेलोसिटी 3u है, इसकी वेलोसिटी 2u है, इसकी वेलोसिटी u है। ये तीनों मासेस ऐसे ऑब्लिक कोलिजन कर रहे हैं, और कोलिजन के बाद इन लोग आपस में तीनों चिपक जाते हैं, क्या हो जाते हैं, स्टिक टुगेदर। ऑल मासेस masses stick together and move, stick together and move, then find the velocity of velocity of
मतलब रिजल्टेंट मास है ना, रिजल्टेंट मास, ठीक है। रिजल्टेंट मास की वेलोसिटी आपको बतानी थी, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, सॉल्व करो, है ना। देखो क्या होगा, अगेन अपन को क्या करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन करा रहा है, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन करा रहे हैं। अच्छा एक चीज याद रखना यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है, चलो पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन ये मत समझना कि इलास्टिक कोलिजन है यहाँ पे, क्या है, इलास्टिक कोलिजन अपना यही है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बॉडीज क्या हो जा रही हैं, बाद में स्टिक हो जा रही हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इनलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, इनलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इनलास्टिक कोलिजन बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें, देखो मास m यहाँ पे आया, मोमेंटम कंजर्व करना है ना। मोमेंटम कंजर्व करने के लिए क्या करेंगे, x डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व करेंगे, तो क्या होगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी, m इंटू 3u, है ना। और ये दोनों के, इसका मोमेंटम क्या होगा, पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगा, माइनस इसका इक्वल्स टू इसका मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, पीछे की तरफ होगा, तो इनको क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, ठीक है। पीछे की डायरेक्शन होगा नेगेटिव एक्स में, तो इनको माइनस ले लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी का कॉस कंपोनेंट बनेगा, इस 2u वेलोसिटी का कॉस कंपोनेंट बनेगा किस डायरेक्शन में, माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो क्या बन जाएगा, कॉस 60 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो 2m इंटू 2u कॉस 60 डिग्री, ये हो गया। एक और नेगेटिव टर्म आ जाएगी इस वाले मास के कारण इसका माइनस यू कॉस 60 डिग्री बन जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, 3m इंटू यू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। इनकी वैल्यू किसके बराबर होने वाली है, m इंटू, सॉरी, फाइनल मास जब स्टेक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, m प्लस 2m प्लस 3m, मतलब क्या, 6m इंटू वी कॉस 60 डिग्री, कॉस थीटा, है ना, v कॉस थीटा, है ना। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अपन को नहीं पता कि ये जो फाइनल मास बनेगा उसकी वेलोसिटी, उसका एंगल क्या होगा, इसलिए उसकी फाइनल वेलोसिटी v मान लेते हैं और एंगल थीटा मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 ये बन गई। इक्वेशन नंबर 2 वाई डायरेक्शन की इक्वेशन बन जाएगी, है ना। इसमें क्या होगा, इधर की तरफ डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, इसकी वेलोसिटी का सेंस ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आएंगे, क्योंकि मोमेंटम क्या है, वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सॉरी, मतलब इनकी कंजर्व नहीं होगा, मतलब ऐसा कंजर्व हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम ऐड हो जाएगा और फाइनल मोमेंटम देगा हमको, ठीक है। तो लगा लो 3m का ये वाला 3m का जो वेलोसिटी है, 3m की वेलोसिटी क्या है, u है। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा अपना, यू साइन, सॉरी यू साइन 60 डिग्री, ठीक है, यू साइन 60 डिग्री, 3m यू साइन 60 डिग्री। अब ये इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, इसलिए अपन इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। उसकी वैल्यू क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में, 2m 2u साइन 60 डिग्री, ठीक है, यही बन जाएगा। कोई भी दिक्कत तो नहीं इसमें, 2m यहाँ की तरफ है, 2u इधर की तरफ है, ऐसा 2u, इसका साइन 60 डिग्री यहाँ की तरफ होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में, तो इसको अपन ने बोले लिया, ये अपना इनिशियल मोमेंटम हो गया। फाइनल मोमेंटम अपना क्या बन जाएगा, सॉरी 6m इंटू वी साइन 60 डिग्री, ठीक है, ये अपन ले लिए, सॉरी साइन 60 डिग्री ले रहा हूँ गलती से, वी साइन थीटा, है ना। अपन को थीटा और वी अननोन है, ठीक है। यहाँ पर अगेन इसको सॉल्व कर लोगे, क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, चलो यहाँ से सॉल्व करते हैं, इससे एक्स वाले से सॉल्व करते हैं। एक्स वाले को सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा मेरा, एम तो कैंसिल हो जाएगा, सबसे पहले एम कैंसिल हो जाएगा, 3u माइनस 4 कॉस 60 डिग्री। देखो ये टू और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, केवल और केवल 2u बच जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई, है ना। m तो कैंसिल हो ही गए हैं पूरे इक्वेशन के, और ये क्या बन जाएगा, -3/2u। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, u cos 60 डिग्री की, u cos थीटा के बराबर हो जाएगी, सॉरी v cos थीटा के बराबर हो जाएगी। समझ में आई बात। ये इक्वेशन से क्या बना, ये इसको फर्दर सॉल्व करने पे ये आ जाएगी इक्वेशन, 3u माइनस 2u माइनस 3/2u इक्वल्स टू v cos थीटा। सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगी, u माइनस 3/2 मतलब -1/2u इक्वल्स टू v cos थीटा। अच्छा, u v की वैल्यू अपन को ये तो अभी पता नहीं है ना, इक्वेशन 3 दे दो इसको, ठीक है, 3 दे दो इक्वेशन। इक्वेशन नंबर हमारी 2 थी। इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा हमारा, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 1 को सॉल्व किया है ना, ठीक है, इक्वेशन 1 को सॉल्व किया,
इसकी वैल्यू क्या है, √3/2 आ जाएगी, है ना, 3√3/2 u, है ना। m तो कैंसिल हो गया, इसकी अगेन वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2 है ना। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, 2√3u इक्वल्स टू 6m, 6 आएगा, 6m था ना यहाँ, ये 6 वाला छूट गया था, 6 भी cos थीटा, ठीक है। m यहाँ है नहीं, b sin थीटा, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे। अच्छा तो इसको छोड़ो, इसको और सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो क्या वैल्यू आ जाएगी अपनी, √3u कॉमन ले लो, √3u कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, -1/2, अंदर क्या बच जाएगा, -1/2 बच जाएगा, √3u कॉमन लेने पे 3/2 -2 क्या हो जाएगा, -1/2, और इसकी वैल्यू क्या है, 6b sin थीटा। इसको दे दे इक्वेशन 4, है ना, इन दोनों को डिवाइड करो, इक्वेशन 4 डिवाइड बाय 3, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, इसको डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, -1/2 कैंसिल हो जाएगा सिंपली, है ना। इक्वेशन 4 में ये दोनों कैंसिल आएगी, यू भी कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगी मेरी, क्या वैल्यू आ जाएगी मेरी, √3, tan थीटा की वैल्यू √3, मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 60 डिग्रीज। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई, थीटा की वैल्यू 60 डिग्रीज आ गई, तो मेरा क्या आ जाएगा, v की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, क्या निकालोगे v की वैल्यू, -1/2u इक्वल्स टू 6b cos 60 डिग्रीज, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, है ना, 1/2 हो गई इसकी वैल्यू 1/2 हो गई, 1/2 कैंसिल हो गया, v की वैल्यू क्या आ गई, -u/6, ठीक है, -u/6। तो इसकी फाइनल वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, -u/6 हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड जाएगा -u/6। अच्छा अपन वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसे लेके चल रहे थे v, है ना, और इसको लेके चल रहा है थीटा, तो इसकी वैल्यू अपन को ये मिली है कि इसकी नेट वेलोसिटी अपन जो ऐसा कंसीडर करके चल रहे थे, पीछे की तरफ हो जाएगी, ठीक है, -u की तरफ हो जाएगी, मतलब कि माइनस में वैल्यू आएगी ना, -u/6 आएगी। अच्छा एंगल कितना बना रहा होगा ये, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ इस प्रकार से बनेगी, देखो अब मैं बना रहा हूँ फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन बना रहा हूँ, देखो ऐसे बनेगी कुछ, ये 60 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से, है ना, और v की डायरेक्शन क्या है, निगेटिव है, u के निगेटिव है ना, इस प्रकार से कुछ 60 डिग्री बना रहा होगा और u/6 वेलोसिटी से चल रहा होगा, ठीक है, ये बन जाएगा अपनी इक्वेशन। समझ में आ गई बात पूरी, ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। तो जैम 2012 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। देखो डायरेक्ट इलास्टिक कोलिजन के बहुत से क्वेश्चंस कुछ है नहीं ज़्यादा कि डायरेक्ट इलास्टिक कोलिजन से क्वेश्चन आ रहा हो, लेकिन इलास्टिक कोलिजन के इलास्टिक कोलिजन का जैसे ये क्वेश्चन था एक, आपको सेंटर ऑफ मास इन्वॉल्व है कुछ क्वेश्चंस में, वो अपन नहीं कर सकते हैं, और अभी अपन ने इलास्टिक कोलिजन अच्छे से पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो ये जब चीज़ अपन कवर कर लेंगे तो कुछ और क्वेश्चन जो मैंने निकाल के रखे हैं आपके लिए कोलिजन्स के अंदर, वो सारे भी अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही करते हैं, ठीक है, बाकी के सारे PYQs मैं अगले वीडियो में सारे कराने वाला हूँ, क्योंकि उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आपके कफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के भी हैं, है ना, कुछ 3-4 क्वेश्चन आपके कफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं, तो वो भी आपको वहाँ सॉल्व करने मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो फिलहाल एनर्जी लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है कोलिजन के, ठीक है, तो वहाँ पे सॉल्व करेंगे वेलोसिटी वाले। अभी एक दो क्वेश्चन जो थे जरूर, जो अभी आप कर सकते हैं वो मैंने अभी करवा दिए हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, दिस आशुतोष साइनिंग ऑफ, गुड बाय।